PT 365 पॉलिटी का सेकंड पार्ट है ये, जो हम कवर करेंगे फिर से 1 पेज, क्योंकि 4 पेज है, हमने बनाया नोट्स, तो 1 पेज और आज हम करेंगे, 4 पार्ट में कवर हो जाएंगे। शॉर्ट वीडियो रखते हैं। अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो, प्लीज़ रेफर द फर्स्ट पार्ट वीडियो है, मैंने बहुत अच्छे से वो बताया उसमें। तो लेट्स स्टार्ट। तो माय नेम इज़ सबलू सानी, वेलकम टू आइनस। ओके, तो आज की टॉपिक है सबसे पहला कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ओके, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो आर्टिकल्स हमें कुछ ध्यान करना पड़ेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 105 एक आर्टिकल्स है जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा के लिए जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो अंडर आर्टिकल 105। ओके, नेक्स्ट है 194 आर्टिकल जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, तो दोनों ध्यान रखना। 105 इज़ फॉर पार्लियामेंट्री एंड द 194 आर्टिकल इज़ फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। नाउ 105 सब क्लोज 2 आर्टिकल said no person shall be liable in respect of publication of any reports, paper, votes। इसका नॉर्मल्स मतलब ये है कि एनी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट विल नॉट लाइबल टू पब्लिकेशंस ऑफ एनी रिपोर्ट्स, पेपर, वोट्स वगैरह सब, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसी आर्टिकल्स में ये कहा गया कि सॉरी सेम इन द लिस्ट। ओके, मतलब यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके ये किया कि ये जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि पब्लिकेशन पे जो लाइबल नहीं होगा, वो सेम अप्लाई होता है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। तो वो आर्टिकल 194 सब क्लोज 2। ओके, नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, वो भी इसी आर्टिकल्स के थ्रू ड्रॉन होते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिला हो वो। नेक्स्ट है आर्टिकल 121। अच्छा, ये जो टॉपिक जो थे ना वो PT में, तो उसमें ये सर लिखा हुआ था, तो मुझे जो लगा इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करा हुआ है। तो जैसे आर्टिकल 121 वो क्या करते हैं कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू डिस्कस द जज कंडक्ट्स, है ना। यही सारे तो मतलब सेपरेशन ऑफ पावर जो 3 पिलर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, मतलब हम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये बहुत ही अच्छा ये आर्टिकल्स है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि देखते हैं यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि जज के जो कंडक्ट्स होंगे उसको डिस्कस हम नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है। अच्छा, इसके 1 to 1 अगर हम रिमेंबर हो जाता है आर्टिकल, तो एक आर्टिकल और है 122, तो इसके अपोजिट है। यहाँ क्या करते, कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं यहाँ पर कि पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग हो रहे होंगे, पार्लियामेंट एक्चुअली है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट गिवन टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। सो उनकी जो प्रोसीडिंग्स है इन द हाउस ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा है, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं 1 to 2 में आर्टिकल में। और आगे क्या है कि फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, ये तो हम सभी को पता था, ये ध्यान रखना हमें इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे 14 days बिफोर एंड आफ्टर ये लोग जो है ना, इसके लिए मैं खास करके यहाँ पर नोट डाउन करा हुआ है। और एक यहाँ पे ये चीज़ कि नो इन क्रिमिनल केस ड्यूरिंग द सेशन, ये ध्यान रखना है कि फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट है ना, कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर नहीं दे सकते हैं कि अरेस्ट के लिए फॉर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर एंड आफ्टर 40 days ड्यूरिंग द सेशन। ठीक, और वो भी ये सेम नॉर्मल केस में होंगे, मतलब सिविल जो भी केसेस होंगे रिलेटेड वो 40 days, लेकिन अगर क्रिमिनल केस होगा तो उसमें ऐसा 40 days की जो प्रोविज़न है, सॉरी ये नॉमेनक्लेचर है, वो अप्लाई नहीं हो गया। नेक्स्ट है कमेटी, इससे जो अच्छा ये कमेटी किससे जुड़ा हुआ है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमेटी जो होता है, अभी हमने देखा भी है कि महुआ पात्र, आई थिंक उनका नाम था ना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको अब मेंबरशिप से शायद आई थिंक बार्ड कर दिया गया। तो वो ये जो पार्लियामेंट प्रिविलेज कमेटी जो थी, इन्हीं के थ्रू वो ऐसे जांच वगैरह किया गया था कि वो एक्चुअली पैसे लेकर के बोलते हैं लोकसभा में,
तो वही कमेटी है। तो कमेटी में ये ध्यान रखना है कि 15 मेंबर जो होता है वो लोकसभा से होता है और 10 मेंबर जो होता है वो राज्यसभा से होते हैं। वो भी इन मेंबर को नॉमिनेट कौन करते हैं, तो स्पीकर करते हैं लोकसभा में, और चेयरमैन जो होते हैं हमारे चेयरमैन साहब जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा में करते हैं। तो ये था पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। फटाफट इसको रिकैप कर लेते हैं कि 105 में क्या है, बोथ हाउस को जो मिला हुआ है प्रिविलेज मिला है। 194 क्या स्टेट लेजिस्लेचर मिला हुआ है। 105 जो मिला हुआ वो लाइबल नहीं है कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू पब्लिश रिपोर्ट्स वगैरह सब। सेम जो है वो 194 आर्टिकल सब+2 में दिया है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दिया हुआ है इन्हीं आर्टिकल में पार्लियामेंट के। ओके, आर्टिकल 21 ये कहता है कि रेस्ट्रिक्ट करता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि डिस्कस नहीं करे जज के कंडक्ट्स को। 112 क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। इस बार कोर्ट को ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग के बारे में। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट जो होते हैं, खास ये बहुत अच्छे प्रिविलेज है, राइट मिला हुआ है वो पार्लियामेंट्री मेंबर को कि 14 डेज बिफोर या 40 डेज आफ्टर जो ड्यूरिंग जो खास करके सेशन होते हैं उस टाइम पे प्रोसीडिंग नहीं कर सकते कोर्ट के थ्रू। वो भी खास करके लागू है नॉर्मल वाले में, लेकिन अगर मतलब क्रिमिनल केस होगा तो उसमें ऐसा नहीं है। कमेटी है, अच्छा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, तो 15 हो गया, 10 हो गया, कितना 25, 15 हो गया लोकसभा की, 10 हो गया, 10 हो गया मतलब राज्यसभा की। नेक्स्ट टॉपिक है कि एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन ओके, बस हमें नॉर्मल जो फैक्चुअल चीज़ है उसको ध्यान करें, बाकी तो हमें स्टोरी पता है बुक से। 10th शेड्यूल में आते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, अच्छा ये भी ध्यान रखें 10th शेड्यूल जो आए थे वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आए थे, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। ये ध्यान रखना कि 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट के थ्रू आए थे। तो ये मतलब इस तरह के जो अमेंडमेंट होते हैं वो थोड़ा हमको ध्यान करना होता है। जैसे कल हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था ना कि वो बहुत सारे लैंग्वेज जो ऐड करा गया था मतलब शेड्यूल 8 में। तो जैसे 21 एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे, फिर 21 था, फिर एक 92 थे इसके थ्रू। आप फिर ओडिशा ने एक नया मतलब लैंग्वेज के लिए प्रपोज करे थे, उसका नाम क्या था बताओ कमेंट में। तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगला क्या है, क्वेश्चन डिसाइडेड बाय ये बहुत अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एंटी डिफेक्शन के जो रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो डिसाइड करने वाले कौन होंगे, तो होंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। या तो लोकसभा के हो गए तो हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स हो गए, और राज्यसभा के लिए ऑनरेबल चेयरपर्सन हो गए। और बाकी जो है ना इससे रिलेटेड बुक से हम पढ़ सकते हैं लक्ष्मीकांत से। अच्छा, एक इसी में एक और आर्टिकल्स में दिया हुआ था कि व्हिप क्या होता है। तो व्हिप हमको ये पता है कि नॉर्मल से एक पेपर होता है जो एक पार्टी जो होते हैं मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं वो मतलब इशू करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उसके पार्टी के जितने सारे मेंबर उनको फॉलो करना पड़ता है, ये उसका नॉमेनक्लेचर। अगर नहीं फॉलो करते तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाते हैं। अच्छा, व्हिप ये टर्म्स है, अगर पूछ दिया जाए यूपीएससी के में तो ध्यान रखना कि व्हिप जो है खास कर टर्म्स ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओरिजिनेट हुए थे, तो ब्रिटिश प्रैक्टिस में इस करके यूज होते। तो ये था हमारा, ये इतना ही ध्यान रखना, तो बाकी तो हमें पता ही क्या है। और ऑर्डिनेंस अगला नेक्स्ट जो टॉपिक थे ऑर्डिनेंस थे। ऑर्डिनेंस हमको पता है कि गवर्नर एंड प्रेसिडेंट दोनों इशू कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब हाउसेज जो है ना, जो लोकसभा के जो सेशन है वो नहीं हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे अगर नेसेसरी है, अगर सेटिस्फैक्शन हो गया है मतलब प्रेसिडेंट को, देन दे कैन इशू द ऑर्डिनेंस। तो देख लेते हैं। अच्छा, ऑर्डिनेंस को ट्रेस बैक अगर किया जाए तो कहाँ से एक्चुअली ड्राइव हुआ ये वर्ड्स ऑर्डिनेंस। तो ये ध्यान रखना है कि काउंसिल एक्ट जो होता है ये इंपॉर्टेंट है 1861 से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 जो है उसमें भी दिया हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिया होता है। सबसे पहला होता है काउंसिल एक्ट जो होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट जो होता है 1861, 1909, 1935। प्रेसिडेंट को पावर मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 123, और गवर्नर को पावर मिला हुआ 213। इसका जब 2 पहले दे देना, 1 बीच में दे देना, तो 213 हो गया। ऐसे करके हमने याद करा है। सम इफेक्ट, अच्छा बट टेम्पररी। अच्छा, यहाँ बोला सेम इफेक्ट कि जिस प्रकार जो पार्लियामेंट लेजिस्लेट करते कोई लॉ का, तो जितनी उनकी वैल्यू होते हैं, जितनी उनकी जो पावर होते हैं, सेम पावर होते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस होता है टेम्परेरी नेचर के होते हैं। टेम्परेरी नेचर इसलिए कि
उनको विदड्रॉ किया जा सकता है कभी भी प्रेसिडेंट के थ्रू। और इनको यहाँ पे समय भी दिया हुआ, हाँ 6 वीक फ्रॉम द डेट, क्या यहाँ दिया कि सीज टू बी ऑपरेट एक्सपायरीज होते हैं एक तरह से, वो 6 वीक फ्रॉम द डेट, मतलब जहाँ से जिस डेट को ऑर्डिनेंस मतलब इशू किया गया तो उसके 6 वीक बाद उनको सीज करना पड़ेगा। अगर सीज नहीं करना है तो अगर सीज तब नहीं होगा जब पार्लियामेंट अगर इंश्योर हो जाते हैं कि ऑर्डिनेंस को हम फर्दर एक लॉ के रूप में हम मान लेते हैं, तो अगर दोनों हाउस अगर कंसेंसस हो जाते हैं कि इस लॉ को हमको परमानेंट बनाना है, दे कैन मेक, अदरवाइज उनको क्या करना विदड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, ऑर्डिनेंस को कभी भी विदड्रॉ कर सकते हैं प्रेसिडेंट, वो भी इसके लिए भी मतलब पार्लियामेंट जो होता है वो रिटर्न आई थिंक देते हैं, तो तब जाके कर सकते हैं प्रेसिडेंट। आगे हैं कि अच्छा सीज वाला हो गया, ये ध्यान रखना 6 वीक, क्योंकि पूछ देते हैं स्टेटमेंट में दे दे 6 वीक की जगह 8 वीक दे दे, 5 वीक दे दे, 4 वीक दे दे, तो 6 वीक हमको ध्यान रखना। 6 वीक मतलब कितना हो गया, मतलब 7 6 42, वही 1.5 महीना आई थिंक 45 डेज वही हुआ। तो अच्छा, कृष्ण कुमार केस एक थे, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए थे कि जैसे इसमें होता है ना ऑर्डिनेंस कब प्रेसिडेंट मतलब ला सकते हैं, जब उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाते हैं कि ऐसा अभी सेशन में नहीं है तो हम ला सकते हैं। मैं इसलिए डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये अच्छा था, इसमें बहुत डिटेल में भी दिया हुआ था इस पीटी में। अच्छा, पीटी में ये ऑर्डिनेंस इसलिए आया था क्योंकि बहुत साल के बाद बहुत साल हो गए, लेकिन अभी तक खास करके इस वाली जो अभी जो गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट अभी तक कोई ऑर्डिनेंस लॉन्च मतलब इशू नहीं करा हुआ है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ कृष्ण कुमार केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर नॉट इम्यून फ्रॉम द गेम, मतलब जुडिशियल ये भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंस ऑफ PRI मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो उनको फाइनेंस, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो फिजिकल रिलेटेड है ना, फाइनेंस रिलेटेड जो PRI का जो एक रिपोर्ट निकालते हैं, तो वो रिपोर्ट रिलीज़ करा हुआ है, रिपोर्ट जो करा हुआ है वो RBI के थ्रू करा हुआ है। एंड इसमें डिस्कस किया गया इस रिपोर्ट में कि फिजिकल पोजीशन ऑफ द PRI, मतलब RBI ने रिपोर्ट पब्लिश किया, सबसे पहले ये ध्यान रखें RBI ने पब्लिक करा है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में क्या है कि पोजीशन ऑफ द PRI के बारे में बताया गया, फिजिकल पोजीशन। अच्छा, ये 2-3 आर्टिकल्स हैं, हमको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 243H है ना, ये फाइनेंस के बारे में बताते हैं PRI को, मतलब PRI के फाइनेंस से रिलेटेड। अच्छा, ये जो फाइनेंस कहाँ से विड्रॉ होगा, तो कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट, क्योंकि एक तो नेशन के लिए कंसोलिडेट फंड होता है, स्टेट का भी होता है, हर एक स्टेट का। तो 243H का मतलब हुआ कि फाइनेंस से रिलेटेड हो गया। अच्छा, 243I, इसी HI ध्यान रखना, HI के बाद क्या होता है, फाइनेंस कमीशन को मतलब क्या करेंगे, फाइनेंस कमीशन का क्या करेंगे, गठन जो होता है वो करेंगे, ये आर्टिकल 243 में करना पड़ेगा। और 243K जो होता है ना, ये भी ठीक ठाक है कि इलेक्शन जो होते हैं PRI का पूछ सकते हैं मतलब ऐसे करके स्टेटमेंट में कि इलेक्शन कौन से आर्टिकल्स में हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, आर्टिकल्स उसमें थे पीटी में, तो ये वही मैंने जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैंने शॉर्टकट में दिया है। आगे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बहुत है। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब यहाँ पे, हाँ अच्छा, खास करके ये क्या अर्बन लोकल बॉडी के लिए होंगे, ठीक, पहला ध्यान रखना। अगला क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूट हो सकते हैं थ्रू गैजेट ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पे खेल सकते हैं UPSC कि कुछ दे दे ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी जो भी चीज़ का है, लेकिन ये किसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तो गैजेट ऑफ इंडिया जो है 2021 उसके थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और यहाँ पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने की टर्म्स बस लिखा है कि कंप्लीट एग्जीक्यूटिव्स प्लस फाइनेंस ऑटोनॉमी इनको मिला हुआ, कंप्लीट ध्यान रखिए, कंप्लीट सब ये जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट एग्जीक्यूटिव्स एंड फाइनेंस ऑटोनॉमी इनको मिला हुआ। अच्छा, इनको सर्विस कौन करेंगे, तो DOPT जिसके थ्रू हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हम लवासना जाएंगे, तो हम लोग पर्सनल ट्रेनिंग जो देते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो देते हैं, तो वो इन्हीं के हाथ में होता है, तो वो इनको सर्व करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कमीशन। अच्छा, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का मेन मतलब होता है यही कि जो है ना सिविल सर्विस से रिलेटेड है, ये है ना सिविल सर्विस से रिलेटेड है। देखो कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं होगा। अच्छा, कंपोजिशन, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का कंपोजिशन कौन कौन है, तो एक चेयरपर्सन होते हैं और 2 मेंबर्स होते हैं, है ना, जैसे हमारे ECI का है ना, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 नॉर्मल कमिश्नर होते हैं।
तो इसी प्रकार ध्यान रखना। अच्छा फिर ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या करते थे, एक एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, उसका नाम है HR रिपोर्ट ऑन हेल्थ ऑफ द सिविल। आगे ना सिविल सर्वेंट का हेल्थ के रिलेटेड जो होता है ना वो प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट। अगला है एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान। ये यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया, थोड़ा ध्यान रखेंगे कि 7 स्टेट है, आई थिंक 1 2 3 4 6 स्टेट है, वो 6 स्टेट में ऐसे करके ये प्लान सबसे पहले किया जाएगा। तो वो है अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट, नागपुर, पुणे। एंड अर्बन गवर्नेंस के लिए ना ये पार्ट, ये जो एंट्री 5 में ध्यान रखना है कि किसकी पार्ट है, कौन सा लिस्ट का है, तो स्टेट लिस्ट का है, ध्यान रखेंगे। अर्बन गवर्नेंस होता है ना कि सेंट्रल लिस्ट है, ना कॉन्करेंट लिस्ट है, ये कौन सा लिस्ट है, स्टेट लिस्ट का 5 एंट्री 5 में, ये ध्यान रखना। आगे है पेसा एक्ट। अच्छा पेसा का फुल फॉर्म क्या होता है, पंचायती एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट। ये हमारे जो PRI है ना, PRI, ये क्या हो गया, पार्ट 9 243 आर्टिकल जो है, लेकिन 243 आर्टिकल किसके लिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से लेकर के O तक, 243 O तक है ना, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है। तो इसके लिए यहाँ पे 244 आर्टिकल सब क्लॉज 1 ये दिया हुआ पेसा एक्ट के स्पेशली इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो देखिए झारखंड, अच्छा ये इशू क्यों है कि झारखंड इशू ड्राफ्ट फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। झारखंड तो एक्चुअली इसके मेंबर भी है, हम ध्यान अभी पढ़ेंगे। मेंबर मतलब पेसा एक्ट के जो हाँ पेसा एक्ट के अंदर जो पेसा एक्ट जो है ना वो आर्टिकल शेड्यूल 5 जो है, हाँ शेड्यूल 5 जो है उसमें 10 स्टेट है, तो उस 10 स्टेट में से एक झारखंड भी है। तो वही उन्होंने एक इशू एक ड्राफ्ट करा है, उस ड्राफ्ट में ये कहा कि पब्लिक कंसल्टेशन हम करेंगे, मतलब जिस इस एरिया के जो लोग हैं उनसे कंसल्टेशन करेंगे। नेक्स्ट है अच्छा ये पेसा एक्ट जो आया था वो किसके रिकमेंडेशन से आया था, तो ये ध्यान रखेंगे दिलीप सिंह भूरिया कमेटी थे, उनके रिकमेंडेशन पे आए थे। आगे हैं कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये पेसा एक्ट जो है हमारे 9 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में आते हैं। आर्टिकल है 244 सब क्लॉज 1 एंड 5th शेड्यूल पेसा एक्ट के थ्रू, एंड 5th शेड्यूल में 10 स्टेट। मैं समझ सकता हूँ कि उसमें क्या लिखा है, इसलिए मैं ऐसे वीडियो के साथ कर रहा हूँ ताकि मैं भी कभी अगर रिवीजन करना हो तो अपना वीडियो ही देख लूँगा। तो मेरे को पता है कि मैंने कैसे कैसे लिखा, तो एक बार मैं बता दूंगा, आप अगर देख ले तो फिर इसको अगर डाउनलोड करना हो PDF को तो मैं डाल दूंगा मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन वाले में। तो बहुत ही अभी एक बार आप देख लो इस वीडियो को, फिर इस नोट्स को देखोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएंगे समझने में। तो रिकमेंडेशन किनका था, दिलीप सिंह भूरिया। ये पेसा एक्ट जो है किस पार्ट के अंदर आता था, 9 में आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1 शेड्यूल 6 में आता ना, 5 में आता ना कि 6 में। 6 में तो अलग है ना, वो उसमें शेड्यूल ट्राइब के बारे में उसमें बात होती है, उसमें शेड्यूल एरिया की बस बात होती है। और 10 स्टेट इसमें जोड़ा गया, 10 स्टेट है इसमें, ठीक है। तो 10 स्टेट कौन कौन से ध्यान अच्छा याद है आपको, तो हमने लिख लिया है इसे शॉर्टकट में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अच्छा मैप अगर हमको याद है ना इंडिया के, कैसे मैप, अगर मैं ड्रॉ करूँ, है ना ऐसे, मान लिया ऐसे करके है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे देखो उड़ीसा लगभग यहाँ पे कहीं होंगे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहीं पे लगभग है, आंध्र प्रदेश हमारे यहाँ पे हो गए, आंध्र प्रदेश के साथ एक तेलंगाना है ही, तो तेलंगाना मान लो, ये भी तेलंगाना भी है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि झारखंड भी है, झारखंड जो हमने नाम लिया बस। अब इधर आ जाते हैं महाराष्ट्र, ठीक हो गया, इधर महाराष्ट्र हो गया, गुजरात भी हो गया हमारे, राजस्थान भी हो गया, एक बीच वाला जो भाग है हमारा MP, और लास्ट में हमारा हो गया एक हिमाचल प्रदेश। तो 10 ऐसे करिए मतलब स्टेट है हमारा। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, MP। ओके, ये जो पेसा एक्ट जो है एम्पावर करते स्टेट को कि आप कोई लॉ लेजिस्लेट कर सकते हो इससे रिगार्डिंग। एंड दिस अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो लाइन लिखा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ये जो एक्ट है ना
दिस एक्ट एक्चुअली नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखना, हमारे आंसर राइटिंग में काम आएंगे ये लाइन। अब फिफ्थ शेड्यूल जो है एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का वो फॉर्मेशन करते हैं, किया हुआ है आर्टिकल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है ये, लेकिन ये ओनली एडवाइजेबल पावर देते हैं, इनको एडवाइस बस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किस में आते हैं, ये किसके अंडर आते हैं, तो शेड्यूल 6 के अंडर आते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड है, लेकिन मोर ऑटोनोमी दैन द फिफ्थ शेड्यूल है, वाइडर पावर भी है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि ये जो सिक्स्थ जो शेड्यूल है ना 5 शेड्यूल से मोर पावरफुल एंड वाइडर भी है। ओके, अब एक दो टॉपिक है बस ये। अगला क्या, पार्लियामेंट्री सेशन वहाँ पे दिया होता है थोड़ा जो जो हमको इम्पोर्टेंट लगा है बस फैक्चुअल। जैसे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट मेंशन स्पेशल सेशन, मतलब जो वो जो टॉपिक है ना पीटी में, तो स्पेशल सेशन से रिलेटेड कुछ है। तो एक्चुअली है क्या स्पेशल सेशन? स्पेशल सेशन कुछ नहीं है, जो एक एक्स्ट्रा जो पार्लियामेंट चाहते हैं ना, सॉरी एक्स्ट्रा सेशन कुछ करना चाहते हो, वो भी कोई ओकेजनली हो, स्पेशल हो, यहाँ पे लिख दिया ओकेजनली स्पेशल हो कभी, तो उसको हम स्पेशल सेशन कहते हैं। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, ये ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं हमारे यूपीएससी। ये सिंगल ये जो की पॉइंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट मेंशन है ये। अच्छा, आर्टिकल थोड़ा ध्यान कर लेते हैं कि आर्टिकल 85 जो है क्या कहता है कि पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। यूपीएससी हम पूछा गया क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कितने एटलीस्ट वहाँ पे सेम टू सेम पी में थे कि एटलीस्ट कितने टाइम के बाद वो सेशन कितने टाइम एटलीस्ट सेशन के लिए हो सकते हैं एक साल में, है ना, 1 ईयर में कितने सेशन कर सकते हैं। तो एटलीस्ट तो 2 है ना, मैक्सिमम 3 है। तो यहाँ दिया है कि बाई कन्वेंशन जो होता है पार्लियामेंट का कन्वेंशन ये है कि वो 3 सेशन एक्चुअली लेते हैं। कौन कौन सेशन होता है? एक होता है बजटरी सेशन, एक होता है मानसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन, है ना, यही तीनों सेशन होता है। तो ये है। लास्ट है एक्स्ट्रा सेशन रेफर जो होता है स्पेशल सेशन। मतलब एक्स्ट्रा सेशन अगर कर लेते हैं ना पार्लियामेंट occasionally, then they will be refer as a special session. Now next is rule 176. What is rule 176 is saying? Allow short duration of the discussion. तो ये थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे, उसमें लिखा हुआ था इसलिए मैं बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। ये था थोड़ा कि रूल 176 अलाउ शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ऑफ द हाउसेस। अच्छा, एडजर्नमेंट मोशन एक था जो हमने पढ़े भी इलेक्शन कांड में, तो ये थोड़ा सा मुझे याद नहीं रहा था इसलिए मैंने लिख दिया। नॉट परमिट राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट दिस एडजर्नमेंट मोशन। इसके लिए ना लोकसभा में अगर करना चाहते हैं उनको 50 मेंबर्स की दे विल नीड सपोर्ट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वो तो एक्चुअली तो मेंस की क्वेश्चन है, लेकिन एक वर्ड्स बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट की टर्म्स थे, वो हॉरिजॉन्टल रिलेशन बिटवीन द यूनियन स्टेट, ना कि अगर पूछ दिया जाए कि वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये ध्यान रखना बस। आर्टिकल 131 क्या कहता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो होते हैं ना स्टेट को सेंटर से, सेंटर को स्टेट से, सेंटर को बहुत सारे स्टेट से, या स्टेट से जो डिस्प्यूट होते हैं उसमें क्या कर सकते, उनके जो जुरिडिक्शन है वो ओरिजिनल होगा। वो किसी के कहने से, मतलब कोई भी ऐसे नहीं अपील नहीं करेंगे कि हमको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर दो, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कहने की कोशिश करते हैं ये आर्टिकल 131, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 263 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रेसिडेंट क्या करता है? सेटअप करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, ये दिया हुआ था उसमें, और बाकी इंपॉर्टेंट नहीं था, है ना। कोई और देखते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड को आप लोग इग्नोर करिएगा। ओके, अच्छा, इस ये आर्टिकल 213 है ना, तो इसमें सेटअप करेंगे इंटर स्टेट काउंसिल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। यहीं पे क्या होता है, वोटर जो है, वोटर एक्चुअली स्टेट लिस्ट का है, सेंट्रल लिस्ट का है, तो स्टेट लिस्ट का है, एंट्री 17 है, ये ध्यान रखेंगे। लास्ट ही टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट। अब जुडिशियल अपॉइंटमेंट अभी बहुत न्यूज़ में थे, तो ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 124 जो है एक्चुअली सिंपल आर्टिकल 124 जो पावर देते हैं इलेक्शन कमीशन को कंडक्ट करने की फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एंड जो भी कंडक्ट करना हो तो वो उसके सब क्लोज 2 में क्या करते हैं कि पावर देते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट के, वो भी
सॉरी मैंने गलत कर दिया, वो तो ECI के लिए 324 का होता है, सॉरी। यहाँ पे 124 जो है आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को ऐसे पावर देते हैं अपॉइंट करने की, जो थ्रू द कोलिजियम सिस्टम। अच्छा, कोलिजियम सिस्टम क्या होता है? अच्छा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, सबको पता ही होगा कोलिजियम सिस्टम क्या होता है। 5 ऐसे करके 1+4 होता है। 1+4 मतलब एक चीफ जस्टिस होंगे, आप 4 जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, यही 5 मिलकर एक कोलिजियम सिस्टम बनता है। यही कोलिजियम क्या करेंगे, किसी इंडिविजुअल जज का नेम जो होता है रेफर करेंगे गवर्नमेंट का, उनको क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट जो होंगे ना वो बाइंडिंग होगा गवर्नमेंट पे, ध्यान रखिए, बाइंडिंग सब ध्यान रखेंगे। तो 217 है ना, 217 वो हाई कोर्ट के लिए होता है। हाई कोर्ट में भी होता है ना, हाई कोर्ट के लिए भी है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने अच्छा, ये जो जुडिशल अपॉइंटमेंट कैसे इवॉल्व हुआ है, तो 3 जज केस जो होते हैं इंपॉर्टेंट, वैसे तो 4 जज केस हुआ था, तो 3 सबसे मेन है। तो वह है सबसे पहला कि 1981 का, फिर 1993 का, 1988 का, ध्यान रखेंगे 3 जज। अगला कोलिजियम फॉर हाई कोर्ट क्या था, ये मैंने लिख दिया कि CGI रहता है 2 बस सीनियर मोस्ट। देखिए, सेंटर के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो होता है वो वहाँ पे जज अपॉइंटमेंट होता है, वहाँ पे बस 4 है ना, 4 सीनियर मोस्ट जज एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपल एक CGI है एंड 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज है। अच्छा, ये जो अपॉइंटमेंट का जो इनिशिएशन जो करता होंगे ना हाई कोर्ट के लिए प्रपोजल, वो प्रपोजल कौन देते हैं, तो हाई कोर्ट का अलग से एक कोलिजियम होता है, उसमें भी 3 मेंबर होते हैं। एक होता है CGI, आई थिंक हाई कोर्ट का होता है, और 2 मेंबर होते हैं सीनियर मोस्ट ऑफ द हाई कोर्ट। और गवर्नमेंट जो होता है बाउंड होता है ना, अपॉइंटमेंट जज की। तो इतना था। अच्छा, इतना लास्ट तक तो कोई नहीं टिक पाते वीडियो में, लेकिन जो आ जाते हैं ना तो उनके वो बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, जो पूरे अच्छे से देखते हैं इनको। क्योंकि बाकी चीज़ तो है, उनको हम ऐसे बीच से देख सकते हैं, लेकिन स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ होता है उनको थोड़ा गौर से देखना पड़ता है। मैं भी तो पढ़ ही रहा हूँ, मेरा भी एग्ज़ाम होगा। तो जो भी वीडियो इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसमें हमको लगता है क्या बताओ कि एक पेज में बताओ, ये एक पेज है ना, एक पेज में समझ लो 30 पेज, और जो PT का होगा 35 पेज आई थिंक, वो पूरा इसमें कवर बस एक ही पेज में। तो बताओ, आपको इतने अच्छे से दिया गया है, तो अगर आप सही लगता है तो आप हमको बताओ, या कुछ और इसमें छूटा हुआ है तो आप मेरे को बता दो, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बनाया, मुझे जो आता है, जो स्टैटिक्स में जो पता है वो हमने नहीं लिखा, जो कुछ नया इसमें वही मैंने लिखा बस। तो देखिए, आधे घंटे का आई थिंक वीडियो बनते हैं, तो आधे घंटे मतलब 2 घंटे में PT ख़त्म। एक पहले वीडियो डाला है अभी, एक ये, और 4th पार्ट में पूरा ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, मेरे पास और भी है नोट्स बहुत सारे, पॉलिटी के है, स्टैटिक्स की, हिस्ट्री के है, सभी का है। शॉर्ट्स नोट्स होते हैं जिसके थ्रू मैं रिवाइज करता हूँ। इफ़ यू वांट दैट ऑल्सो, देन आई विल पुट द वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल, एंड देन इट विल हेल्प आपको भी, हमें भी। इसलिए चैनल का नाम है INS, मैं खुद इसके लिए कर रहा हूँ, हम सभी मिल करके इसको करेंगे तो हो जाएंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही। डू स्टडी, बहुत मेहनत टुगेदर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।